हेलो बच्चों। इस बार जो हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं वो हमारा क्लास 12th का है, क्योंकि 11th का मैंने एक लेक्चर डाल दिया है। 11th का दूसरा लेक्चर भी जा रहा है, हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम का सीरीज चल रहा है। और अब 12th में जो है ना हम प्रवेश कर रहे हैं कि 12th का ये पहला वीडियो है और 12th क्लास, जिसमें स्टूडेंट जो है काफी प्रेशर में रहता है। और साथ साथ अभी देश में लॉकडाउन से भी जस्ट उभरे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बहुत अंडर टेंशन में है हमारा 12th का स्टूडेंट। इसलिए उसी को देखते हुए मैंने एक वीडियो लाया है। अब क्लास 12th, जहां पर 3 तरह 4 तरह की समस्या हमारे पास रहती है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम्स का टेंशन होता है कि 2021 में जब बोर्ड एग्जाम होंगे तो कब होंगे, मार्च में होंगे, फरवरी में होंगे कि अप्रैल में होंगे। गवर्नमेंट का भी कोई क्लियरेंस नहीं है, तो टेंशन में है मेरा स्टूडेंट कि बोर्ड एग्जाम्स देखना है। जेईई मेन 2021 का होगा, उसका क्या होगा, क्योंकि अभी तक 2020 का ही जेईई मेन क्लियर नहीं हुआ है, एडवांस का एग्जाम नहीं हुए हैं, नीट का एग्जाम नहीं हुए हैं। तो एक तो दबाव जेईई मेन का, जेईई एडवांस का, ऊपर से नीट का, इतना टेंशन में रहते हुए हमको 12th का सब कुछ क्लियरेंस देना है। तो हमने क्लास 12th हेडिंग दिया है, जिसमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 तरह का है कि 11th में हमने केवल हीट, साउंड और मैकेनिक्स पढ़ा, 3 टॉपिक्स थे। लेकिन 12th में आकर हमारे पास 5 टॉपिक्स है, जिसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरा मैग्नेटिक्स है, चौथा मॉडर्न फिजिक्स है, पांचवा ऑप्टिक्स है। सब में बहुत ज्यादा सिलेबस भी है, अब सबको कवरेज करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको बहुत सहारा मिलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही कंसेप्ट लगता है जो कि ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ा था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट में अगर अच्छा हो तो परमानेंट मैग्नेट जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें हमको सुविधा मिलेगी। तो एक तो है कि ग्रेविटेशन का सहारा इसमें मिलेंगे, फील्ड पोटेंशियल और गॉस थ्योरम तक। तो इलेक्ट्रोस्टैट में 3 चैप्टर मैंने रखा है कि फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल एक चैप्टर होंगे, जो कि वेरी सिमिलर टू हमारा ग्रेविटेशन होंगे और वेरी सिमिलर टू परमानेंट मैग्नेट होंगे। तो एक बात तो यहाँ है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैट हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो ग्रेविटेशन अच्छा है, परमानेंट मैग्नेट अच्छा है। गॉस थ्योरम, जो ग्रेविटेशन में भी गॉस थ्योरम पढ़ना था, उसी टाइप का एप्लीकेशन यहाँ भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हमारा ये 3 चैप्टर के फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉस थ्योरम और एक हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर की खासियत क्या है कि अगर कैपेसिटर हमारा बढ़िया हो जाए तो हमको इसका फायदा जो है ना किरचॉफ लॉ में मिलेगा, क्योंकि यहाँ लूप्स लॉ का एप्लीकेशन है, पॉइंट्स लॉ का एप्लीकेशन है। तो यहाँ भी हमारा पॉइंट्स लॉ, लूप्स लॉ है। तो एक कैपेसिटर अगर अच्छा हो जाए तो किरचॉफ लॉ हमारा अपने आप अच्छा होने लगेगा। साथ साथ जो हम इसमें देखेंगे कि एप्लीकेशन में कि यदि कुछ वाइड एप्लीकेशन हमको देखना है तो उसके लिए सहारा हमारा ओम्स लॉ बनेगा। इसी में हमने रखा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो हमारा मुख्य रूप से 4 चैप्टर हैं कि ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है, इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट्स में हम आमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर जितना है सब पढ़ेंगे। और इसमें एक और चैप्टर होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, साथ में केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी है, जो ज्यादा सिलेबस में नहीं है। लेकिन आइए फिर से कि इलेक्ट्रोस्टैट में 3 चैप्टर को मैंने जगह दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 4 चैप्टर मेरा है। उसके बाद हमने इसको तोड़कर एक और पार्ट बनाया जो कि मैग्नेटिक्स है। ऐसे बुक में परमानेंट मैग्नेट के नाम से जाना जाता है सिलेबस में, लेकिन मैग्नेटिक्स में मैंने 4 का जगह दिया है कि जैसे प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड खुद एक चैप्टर होगा, जिसमें चार्ज को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा, उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये हमारा होगा प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसका परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है, एर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है। तो पूरी जानकारी आपको परमानेंट मैग्नेट में मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट से लेकर इन्वर्सन पॉइंट तक सारा चीज इसमें होंगे। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें वाइट सेवर्ट लॉ का वाइड एप्लीकेशन है। तो वाइट सेवर्ट लॉ का वाइड एप्लीकेशन से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे हर चीज का। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे, या तो लूप के फॉर्म में रहे, यानी सर्कुलर वायर रहे, स्ट्रेट वायर रहे, लॉन्ग वायर रहे, सबके कारण इसमें हमारा कैलकुलेशन होगा। उसके बाद ईएमआई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग करके हम ईएमएफ को इंड्यूस कराएंगे, जहां से करंट इंड्यूस्ड होगा। ये सब सारी बातें हमारा मैग्नेटिक्स में है। उसका मैंने मॉडर्न फिजिक्स को रखा है। मॉडर्न फिजिक्स में मुख्य रूप से मैंने 4 चैप्टर का जगह दिया है कि एटॉमिक का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस एक चैप्टर होंगे, जो कि केमिस्ट्री से हमारा साथ मिलेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा एक्सरे है, एक छोटा सा यूनिट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है एक्सरे। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिर सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स में हम जाकर 2 चीज का अध्ययन करेंगे। एक हमारा होगा पीएन जंक्शन, जिसका पूरा अध्ययन इसमें होंगे कि पीएन जंक्शन होंगे। तो पीएन जंक्शन में एक अध्ययन होगा। दूसरा होगा लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स भी हम इसी में पढ़ेंगे।
उसके बाद हमारा आता है लास्ट टॉपिक जो कि ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स में आप बचपन से ही पढ़ते रहे, मिरर्स के बारे में फिर से एक बार पढ़ेंगे, लेंसेज पढ़ेंगे, लेकिन लेंसेज में इस बार सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, ये सब पूरा आएगा। और लेंस इनसाइड द लिक्विड, ये सब भी इसमें आएंगे। तो मिरर्स तो सिंपल ढंग से रहेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन लेंसेज को लेकर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, तीन चीज लेंसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, कटिंग ऑफ लेंस हो गया, सिल्वरिंग ऑफ लेंस हो गया, लेंसेज इनसाइड द लिक्विड हो गया। इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा पार्ट जो होगा ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के होंगे। उसके बाद मेरे सामने वेव ऑप्टिक्स आएगा। वेव ऑप्टिक्स में तीन घटनाएं हमको पढ़नी है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। अब इसी में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, यानी इंटरफेरेंस को क्लियर करने के लिए बाईडीएससी हमको पढ़ना होगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है। तो ये बच्चों हमारा पूरा सिलेबस है। हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में और देने का कोशिश किया है कि चार्ज का ही कंप्लीट स्टडी है, कहाँ कहाँ पर। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो कंप्लीट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अगर चार्ज मोशन में है तो तीन चैप्टर उसमें आएंगे, करेंट आएगा, मैग्नेटिक्स आएगा, मोशन फिजिक्स आएगा। अब बच जाएगा केवल ऑप्टिक्स। तो इतना भी हमारा है क्लास 12th का। और इसी में हमारा पहला चैप्टर जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये जानना है कि 12th के पोर्शन को हम अपने आप को कैसे उसमें हम डील करें, ताकि हमारा स्ट्रांग हो जाए, कंपटीशन भी हो जाए, फर्स्ट बार में कंपटीशन कंप्लीट कर जाए, साथ साथ बोर्ड में हायर परसेंटेज मार्क्स हो, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ये सब सारी बातें जो है ना लेकर हम चलेंगे। उसके बाद हाउ वी कैन गेट हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम, इसका भी व्यू कुछ बताएंगे कि कैसे आंसर वहां देना चाहिए। हमारे बिहार के बच्चों को ये समस्या होती है कि आंसर बढ़िया ढंग से अगर नहीं देता है तो नंबर उसके बहुत कट जाते हैं, और उसको बचाने की हमारी कोशिश होगी। तो सबसे पहला हमारा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें है क्या, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रोफिजिक्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रोफिजिक्स इन विच we deal the effect of a charge in rest। मुख्य रूप से जो है ना वो इफेक्ट ऑफ चार्ज इन रेस्ट का ही अध्ययन करना है। अब इसी में तीन चीज हमारा जो आ जाता है कि हमारा जो है फोर्स आएगा, फोर्स बिटवीन द चार्जेज, जो कि कूलम्ब्स लॉ के रूप में होंगे। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेज ये हमारा आएगा। इफेक्ट के जरिए ही हम जानेंगे। उसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे। और इसी में फिर हमारा पोटेंशियल आएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसमें आएंगे। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैट को देखें तो माइक्रोफिजिक्स हमने लिखा है कि इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोफिजिक्स। माइक्रोफिजिक्स का मतलब कहने का ये था कि आप राउंडिंग इसमें नहीं कर सकते। तो अब इतना छोटा छोटा चीज का अध्ययन इसमें करना है। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट जो है ना एक माइक्रोफिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम चार्ज के इफेक्ट का अध्ययन करते हैं। लेकिन कंटेंट्स क्या क्या इसमें पढ़ना है पहले ये देखना, और कैसे पढ़ना है। तो कंटेंट्स में आइए कि सबसे पहला कंटेंट्स होगा चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज यानी चार्ज क्या है, कितने टाइप के होते हैं, प्रोड्यूस कैसे होता है, और इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये हम जानकारी इसमें लेंगे। जिसमें चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज में हम कुछ लिखते हैं, जैसे चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज इनवेरिएंट इन नेचर, ये हमारा पढ़ाई होगा। फिर बी नंबर में होंगे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। फिर उसके बाद होंगे सी नंबर में मिरर्स इमेज ऑफ चार्ज। मिरर्स इमेज ऑफ चार्ज। फिर हमारा डी नंबर में होगा इंडक्शन ऑफ चार्ज। फिर होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके बाद एफ नंबर में आएंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज।
फिर हमारा जी नंबर में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब देखिए, इतना हमारा चार्ज का प्रॉपर्टी कम से कम जानना चाहिए कि इनवेरिएंट नेचर इसका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैसे होता है, मिरर इमेज ऑफ चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है। उसके बाद होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो 12th क्लास में एक बात कहा जाता है कि अगर आपको थ्योरी अच्छा है तो प्रॉब्लम आपको बनेंगे। तो पहला कंटेंट में हमारा है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसके बारे में इतना अध्ययन होंगे। दूसरा में आइए, जब इससे हम निकलेंगे पहला से तो दूसरा लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जिसमें क्या होंगे कि एप्लीकेशन एंड रेस्ट्रिक्शन, एप्लीकेशन एंड रेस्ट्रिक्शन यानी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला क्या है, ये कूलम्ब्स लॉ के जरिए जानेंगे। लेकिन उसको अप्लाई कब कब करना है, कब कब नहीं करना है, ये पूरा एप्लीकेशन और रेस्ट्रिक्शन दोनों जो है ना कूलम्ब्स लॉ में होंगे। जब इतना हो जाएगा तो एक राउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक समाप्त होंगे, और एक राउंड जब समाप्त हो जाए तो थर्ड में आ जाएगा प्रॉब्लम्स कम थ्योरी, जिसको हम लोग पीसीटी कहते हैं। और इसमें क्या है ना कि 30 से 40 प्रॉब्लम्स इतना का कलेक्शन हम लोग इसी जगह करेंगे। मतलब प्रॉब्लम्स कम थ्योरी एक स्टेप में यहाँ आएगा कूलम्ब्स लॉ के बाद ही, जिसमें 30 से 40 प्रॉब्लम का कलेक्शन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम का कलेक्शन कहाँ से होगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसके लिए कुछ नेचर लिखते हैं कि सबसे पहले बोर्ड क्वेश्चन होंगे। हम पहले देखना चाहेंगे कि बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसका आंसर कैसे देना है। तो एक तो प्रॉब्लम्स कम थ्योरी का एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होगा जेई प्रॉब्लम्स। पूरा शुरू से ही लेकर चलेंगे कि जेई प्रॉब्लम्स मतलब हुआ कि पिछले 30 साल 40 साल में जितना भी क्वेश्चन आया है सबको इस सेक्शन में डालेंगे। और इसमें दोनों होंगे, मेन भी होगा और एडवांस भी होंगे। दोनों सेक्शन का क्वेश्चन हमको देखते जाना है। तीसरा है नीट का क्वेश्चन होंगे, नीट प्रॉब्लम्स। चौथा में हम ले रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट बुक्स। बहुत सारे बुक्स अच्छे अच्छे हैं जिसका भी प्रॉब्लम हम लेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम का कलेक्शन का जगह होगा, ये हमारा थर्ड पॉइंट होंगे। तो फिर से एक बार बच्चों के सबसे पहले हम चार्ज एंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। एक ब्रेक होगा, मैथमेटिकल ब्रेक, जिसमें हम 30 से 40 प्रॉब्लम पहले बनाएंगे। और उसके बाद जब इतना राउंड हो जाएगा तो चौथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें हमारा हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके ये जो है फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन देता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बोर्ड में भी रहते हैं, आईटी में भी रहते हैं, नीट में भी रहते हैं। इसलिए चौथा सेक्शन होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जब इससे निकलेंगे तब हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डिफिनेशन जानेंगे। एक तो हमारा क्या है कि फोर्स के टर्म में जानेंगे, दूसरा पोटेंशियल के टर्म में जानेंगे। तो छठा में उसको लाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले ये करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और तब सातवां में होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ये सब सारा जो आप देख रहे हैं हेडिंग केवल पॉइंट चार्ज के लिए होंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी तो हम गॉस थ्योरम में जाएंगे, लेकिन अभी सारा का सारा उसी में होगा। जब इतना हो जाएगा तो फिर एक बार प्रॉब्लम्स कम थ्योरी बीच में आएंगे, मतलब एक राउंड फिर प्रॉब्लम्स कम थ्योरी, जो कि पीसीटी। और इसके बारे में बार बार बोल रहे हैं कि हाउ कैन यू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज प्रॉब्लम्स कम थ्योरी। अब फिर इसमें क्या है ना 20 से 30 प्रॉब्लम हम फिर लेंगे।
सेक्शन वही रहेगा, पीआईटी रहेंगे, नीट रहेंगे, डिफरेंट बुक्स रहेंगे। ये मेरा सेकेंड राउंड का इलेक्ट्रोस्टैट समाप्त होगा। जब सेकेंड राउंड का समाप्त हो जाएगा तो थर्ड राउंड में हम लोग प्रवेश करेंगे। थर्ड राउंड में जब जाएंगे तो नॉर्मल नंबर में आइए कि इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। खास करके डायरेक्शन पर रहेंगे कि फिजिक्स में कुछ और होता है, केमिस्ट्री में कुछ और होता है, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, जबकि केमिस्ट्री में जो है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। जब ये काम कर लेंगे तो अगला होगा प्रोजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, प्रोजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बोर्ड के नजरिए से, कंपटीशन के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें क्या क्या हमको पढ़ना होगा। पहला है फोर्स, फोर्स ऑन डायपोल की ये कितना होगा। दूसरा में हमारा है टॉर्क, तीसरा में हमारा है वर्क डन, चौथा में है पोटेंशियल एनर्जी, और पांचवा में हमारा है टाइम पीरियड। तो जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में ले जाएंगे तो फोर्स ऑन द डायपोल कितना होगा, टॉर्क उस पर कितना एक्ट होगा, वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होंगे, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ये सब इसमें आएंगे। जब ये हो जाएगा तो 11 नंबर में आएंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मतलब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में क्या है ना कि दो केस होंगे, हमको फोर्स ही निकालना होगा, लेकिन दो तरह का, कि एक डायपोल हमारा इधर होगा और एक डायपोल हमारा इधर होगा, दोनों के बीच का गैपिंग आर होगा। हमसे फोर्स पूछा जाएगा कि कितना होगा। फिर इसी को हम बाइसेक्टर पोजीशन पर लेंगे कि एक माइनस क्यू प्लस क्यू हमारा इधर होगा, एक माइनस Q1 अब प्लस Q1 इधर होंगे। अब ये दोनों के बीच का गैपिंग आर होगा। अब इसमें फोर्स कितना लगेगा जो हमसे पूछा जाएगा। तो ये हमारा था कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जब इतना से ऊपर उठेंगे तो आगे बढ़िए 12 नंबर में आइए। 12 नंबर में होंगे प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज, प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें खास करके हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे। मुख्य पॉइंट जो होंगे वो होगा कि डिफ्लेक्शन निकालना है। जब इतना होगा तो एक और टर्म आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इतना हमको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में, यानी इलेक्ट्रोस्टैट का जो फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल जो लिखे थे उसमें इतना हमको पढ़ना है। 13 पॉइंट हैं, लेकिन इसके बाद क्या होंगे, तो इसके बाद भी पॉइंट होंगे 14 नंबर में। एक होगा सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट यानी कि क्या आपने सीखा है, इसके लिए एक टेस्ट पेपर होंगे, पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे, जो कि व्हाट्सएप पर भी भेजे सकते हैं अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो। 15 नंबर में आइए टेस्ट पेपर्स होंगे। टेस्ट पेपर्स लिखे हैं कि 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑन डिमांड असाइनमेंट्स होंगे, असाइनमेंट्स, इसमें भी यस लगाएं कि 2 3 असाइनमेंट दिए जा सकते हैं। तो इतना हमको पहले तो है कि पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैट में कितने पॉइंट्स हैं और क्या पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं कि हमारा पहला पॉइंट से क्लियरेंस लें। पहला पॉइंट था चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो पहला हेडिंग वही होंगे कि चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज।
जिसमें सबसे पहले तो चार्ज के बारे में लिखते हैं कि चार्ज इज नॉट डिफाइंड एट टू बी बिकॉज it behaves like a feeling। देखिए यहाँ पर जो है ना वो अभी हम बता दें कि जब इधर से पढ़ाई होती है तो खास करके एक राइटर का बहुत सहारा लिया जाता है। वो हमारे क्या है कि बीएल थ्रेजा हैं, जो कि अच्छे राइटर हैं। तो बीएल थ्रेजा का किताब का इस्तेमाल होता है और अच्छे अच्छे राइटर का जो है ना वो लिया जाता है, जिसमें खास करके हमने एक किताब का चर्चा किया है। तो किताब लिखता है कि भाई हमारा चार्ज का डिफिनेशन नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि भाई सारा बुक जो है वो चार्ज का डिफिनेशन दे डाला है जबकि हमने नहीं लिखा है, तो यह विवाद तो शुरू से ही है उन्हीं डायमेंशन से ही कि करंट को हमने स्टैंडर्ड माना है, चार्ज को स्टैंडर्ड नहीं माना है। और चार्ज को स्टैंडर्ड नहीं मानने का यही कारण था कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए इसको लेकर टेंशन न लें। लेकिन दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग और ascribing ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दो वस्तु बचपन से सुनते आए हैं कि दो वस्तु को आपस में रगड़िए तो चार्ज उत्पन्न होता है, लेकिन एनसीईआरटी लिखता है कि दो वस्तु को रगड़ने से केवल चार्ज उत्पन्न नहीं होते हैं जब तक कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो। तो यदि दो वस्तु को आपस में रगड़े और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहे हैं तो समझिए कि चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसी में लिखते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज during the production of charge, mass of the body slightly increases or decreases। हर जगह एकदम अलर्ट रहिए, पढ़ाई स्टार्ट है इसलिए क्या है ना कि एकदम बिल्कुल अलर्टनेस चाहिए कि लिखा गया है कि चार्ज प्रोड्यूस होता है रबिंग से और ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उसका मास जरूर चेंज होगा। तो अब मान लिया इतना ही आप समझ रहे हैं कि मान लिया कि एक बॉडी हमारा एक दूसरा बॉडी है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर जाता है इस पर आता है तो इससे चूंकि इलेक्ट्रॉन निकला है इसका मास स्लाइटली डिक्रीज करेगा और इसका मास जो है ना स्लाइटली इंक्रीज करेगा। लेकिन ये आईटी के क्वेश्चन भी थे इसलिए हमने इसको डाला है। तो चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है ये बातें तो समझ में आई, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आता है अगला मुद्दा आता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज, कि कितने तरह के चार्ज होते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, इसमें दो साइंटिस्ट का ओपिनियन है। तो सबसे पहले लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डोफे द चार्जेज आर, फर्स्ट में है रेजनियस और सेकंड में है विट्रियस। तो दो तरह का चार्ज होता है, ये कहने वाले डोफे नामक एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले बोला था कि चार्जेस जो होते हैं एक रेजनियस होता है और एक हमारा विट्रियस होता है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इन्होंने नाम को चेंज किया। तो नेक्स्ट में लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, according to Benjamin Franklin, the charges are फर्स्ट में है नेगेटिव और सेकंड में है पॉजिटिव। देखिए जो बातें डोफे जो है रेजनियस जिसको बोल रहे थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको नेगेटिव बोला और जो डोफे ने विट्रियस कहा था उसको उन्होंने पॉजिटिव बोला। साथ साथ एक स्टेटमेंट जारी किया कि लाइक चार्जेज
repel to each other, while unlike charges attract to each other. इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि अगर सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेज है तो रिपेल करेगा और अपोजिट नेचर का चार्जेज है तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में जरा डालते हैं, इसी जगह इसी पॉइंट पर हैं कि इफ Q1 Q2 greater than 0 then repulsion takes place। और सेकंड पॉइंट है कि इफ Q1 Q2 लेस देन 0 then attraction takes place। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी पढ़ाई चल रही है, लेकिन इस जगह क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। अब क्रॉस क्वेश्चन है कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या ऑलवेज रिपल्स करेंगे, तो जवाब होगा नो। यानी एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ हमारा है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ है, एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो क्या ऑलवेज रिपल्सन होंगे, तो जवाब हो जाएंगे नो। और इसको हम लोग समझेंगे इंडक्शन ऑफ चार्ज में। तो ये बातें इतनी कम से कम याद रखना है कि हर जगह भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले नॉलेज हो जाए, उसके बाद डिस्कशन होंगे। जैसे जैसे हमारा नया वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे कि लेवल ऊपर उठने लगा है। तो पहला वीडियो है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड हम समझाना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम में प्रोजेक्ट आएंगे, तो अपने सब कुछ होते चले जाएंगे। तो इतना चार्ज पर इंफॉर्मेशन रखने के बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जिसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखिए उधर जो लिखा जाता है कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डरली हूँ, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर पहले हम चलते हैं। बेसिकली यही दिमाग कहता है कि जब चार्ज प्रोड्यूस हुआ है तो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड जानना चाहेंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी छिपा हुआ है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी यही है। अब देखिए इस जगह क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी is given by Q is equal to प्लस माइनस एनी। देखिए यहीं से शुरू हुआ है कि चार्ज किसी बॉडी पर अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमको Q बराबर प्लस माइनस एनी एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वेयर एन इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड और एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन मतलब किसी बॉडी को जब हमने रब किया है या टच किया है या वायर से कनेक्ट किया है, तो ये सब जो होता है ना कि नंबर ट्रांसफर ऑफ चार्ज होते हैं या प्रोडक्शन ऑफ चार्ज होते हैं, तो उसमें एन जो है हमको ये है कि नंबर ऑफ कितना ट्रांसफर हुआ, कितना एक्सेप्ट हुआ है, और इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। प्लस इसलिए दिए कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसी को देखते हुए एक छोटा सा देखिए हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम डाल रहे हैं कि फाइंड द रिक्वायर्ड अमाउंट of charges in everyday life for a human being, एक आदमी के लिए जिंदा रहने के लिए एवरीडे लाइफ में उसको कितना चार्ज जो है ना वो चाहिए डेली। एवरीडे लाइफ लेके यानी प्रत्येक दिन कितना चार्ज चाहिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनाना हो तो फार्मूला तो वही लगेंगे कि हमको Q बराबर एन लगाना है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको पता लगाना पड़ेगा। अब इसको पता लगाने के लिए हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि आदमी की जरूरत सबसे ज्यादा क्या है, तो वो है वाटर।
अब कितना वाटर डेली चाहिए, तो एवरी डे में जो वाटर चाहिए वो 5 लीटर चाहिए। इसका मतलब 5 लीटर वाटर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको निकालना पड़ेगा, और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो चार्ज निकल जाएंगे। तो कम से कम इतना है कि 5 लीटर जो हमारा वाटर है, अब इससे हमारा क्या है कि मास निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। अगर मास निकालेंगे तो डेंसिटी गुने वॉल्यूम होगा, डेंसिटी वाटर का 10⁻³ अब वॉल्यूम 5 लीटर है तो 5 गुने 10⁻³ इतना केजी। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 5 kg। तो 5 kg हमको जो मास है उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पहले इसको निकालते हैं। तो लिखते हैं कि 18 ग्राम H2O कंटेन्स 6.023 गुने 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान देना है कि अगर हम 18 ग्राम H2O ले रहे हैं, इसका मतलब 1 मोल H2O रहे हैं, और 1 मोल H2O में क्या होता है 6.022 या 23 गुने 10⁻23 एटम्स होते हैं। लेकिन हमने यहाँ लिखा इलेक्ट्रॉन्स, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन है कि जब हम एटम्स लिखते तो यहाँ 23 लिखते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि वाटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 8 इसका 2 इसका तो 10 है, इससे 10 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए 1 ग्राम वाटर में कितने हो जाएंगे तो ये निकाल लीजिएगा। इसलिए हमारा क्या है ना कि वो 5 kg यानी 5000 ग्राम में कितने होंगे, इससे क्या है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो Q बराबर एनी पर बैठा दीजिएगा, वहां से क्या है ना चार्ज निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो जानना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे निकालें, और उसके लिए हमने फॉर्मूला दिया है Q बराबर प्लस माइनस एनी। लेकिन चार्ज बदी पर कितना होगा इसके लिए 2 पॉइंट भी हैं कि चार्ज ऑन ए बॉडी फर्स्ट में है कि नेवर बी लेस देन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन फ्री स्टेट, किसी भी बॉडी पर फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज नहीं रह सकता। तो एक पॉइंट तो हमको याद रखना है कि चार्ज ऑन दी बॉडी जब हम कहीं पॉसिबल चार्ज देख रहे हैं तो उसमें ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज नहीं होता है। दूसरा है ऑलवेज एक्सप्रेस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिए जो भी बॉडी पर चार्ज होंगे उसके 2 कंडीशन हैं कि हमारा एक तो इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि 1.6 से एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। जिसका कुछ एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लिया किसी आदमी ने बोला कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो 1.6 गुने 10⁻⁻29 कूलम है। उसने बोला क्या ये पॉसिबल चार्ज है? तो दोनों कंडीशन होल्ड होना चाहिए। सबसे पहले तो 1.6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो डिविजिबल है, लेकिन दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। अब माइनस लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव होता है, तो 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होते हैं, और ये 10⁻29 जो कि कम है उससे, इसलिए फ्री स्टेट में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब दूसरा एक लेते हैं कि मान लिया Q बराबर जो है 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, तो ये चार्ज होंगे कि नहीं होंगे? तो पहले तो 1.6 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि होंगे। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसका मतलब कि होंगे। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम भी बना रहे हो, जैसे आईटी का भी प्रॉब्लम होता है, और उसमें कभी कभी 4 चॉइस दिए जाते हैं चार्ज का मान को लेकर के, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। उसमें चारों ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, कोई एक ऑप्शन में अगर ऐसा रहे कि जो दोनों पॉइंट को होल्ड करता हो तब वो डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आईटी एक साल पूछा था कि यहाँ एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पर 4 चार्ज रखे हुए हैं, अब बीच में कितना चार्ज रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर अरेंजमेंट है चार्जेस का, जहाँ यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, और सेटर ने पूछा था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर टू गेट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम बनाएंगे, बनाने का अपना मेथड है जो हम पीसीटी में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर टेक्निकली हम देखें, अगर 4 चॉइस वहाँ चार्ज का रहेगा, अगर उसमें से किसी एक ही ऑप्शन में
ये दोनों पॉइंट होल्ड करता है तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वहां पर स्टेप ले लेंगे। लेकिन चलिए कि इसमें शब्द था फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट को मैंने अंडरलाइन किया था। क्यों अंडरलाइन किया था इसके लेकर चर्चा कुछ करें हम, कि एक नोट हम नोट करें, एक नोट लिखना है। नोट में है कि क्वार्क हैविंग चार्ज लेस देन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, लेस देन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिए क्वार्क क्या है, तो ये लेयर और स्किन, ये लेयर और स्किन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए क्वार्क जो कि सिलेबस में तो नहीं है पूरा डिटेल्स पढ़ना, लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझे कि क्वार्क जो है उसके पास चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन से कम होता है, और क्वार्क खुद क्या है, तो एक लेयर है या स्किन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। और ये जो क्वार्क्स होते हैं ये दो तरह का होता है। ऐसे तो 6 तरह का है, एमएस स्तर में जाकर इसको बताया जाता है कि 6 तरह के होते हैं, लेकिन क्वार्क हमारा जो है 2 तरह का है। एक हमारा अप क्वार्क है और एक हमारा डाउन क्वार्क है। अप क्वार्क पर जो चार्ज होते हैं वो +2e/3 होता है, और डाउन क्वार्क पर जो चार्ज होते हैं वो हमारा -e/3 होता है। देखिए दोनों का चार्ज हम लिख दिए कि जो अप क्वार्क है उस पर +2e/3, जो डाउन क्वार्क है उस पर हमारा -e/3। अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट है या 12th का जो पोर्शन है वो हमारा केमिस्ट्री से काफी रिलेटेड है। और केमिस्ट्री में होता है कि बताते हैं, टीचर बताते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। अब यहाँ पूछ दिया भाई कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है, ये क्वेश्चन चाहिए। दूसरा है कि प्रोटॉन हैविंग चार्ज, प्रोटॉन हैविंग चार्ज, प्रोटॉन हैविंग चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी क्वेश्चन है भाई। देखिए प्रोटॉन के पास जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर क्यों होते हैं, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल क्यों होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बिना क्वार्क के नॉलेज का आप एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको थोड़ा हम समझाते हैं कि क्वार्क जो होता है वो 2 तरह के अरेंजमेंट में होते हैं या कन्फिग्रेशन में होते हैं। एक होता है यूडीडी और एक होता है यूयूडी। देखिए यूडीडी मतलब हो गया कि एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। तो इसका अगर नेट चार्ज निकालेंगे तो 2e/3 -e/3 और -e/3, तो ये हो जाएगा 0। अगर यूयूडी को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2e/3 प्लस हो जाएगा 2e/3 और माइनस हो जाएगा e/3, और यहाँ से आ जाएगा हमारा e। अब तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पूछता है कि व्हाई न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो उसका कारण है यूडीडी कन्फिग्रेशन ऑफ द क्वार्क। यानी न्यूट्रॉन में जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है क्वार्क का, वो 1 अप होता है 2 डाउन होता है, और 1 अप और 2 डाउन रहेगा तो नेट चार्ज 0 हो जाएंगे। अब अगर अगला क्वेश्चन पूछता है कि भाई प्रोटॉन हैविंग चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोलना है कि ड्यू टू यूयूडी कन्फिग्रेशन। और यूयूडी कन्फिग्रेशन मतलब हो गया कि 2 अप और 1 डाउन। हमने यहाँ कैलकुलेशन करके दिया है कि 2 अप रहेंगे 1 डाउन रहेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आएगा ई के बराबर। तो इस टाइप से ना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर थोड़ा सा कंट्रोल हमको रखना है, कि इतना बातें हमको समझ में आनी चाहिए। इसका दूसरा प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज लेते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। देखिए चार्ज इन इनवेरिएंट इन नेचर का मतलब होता है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। तो देयर इज नो इफेक्ट on the magnitude of charge, on the magnitude of charge due to motion। यानी बॉडी रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है।
तो बच्चों ध्यान रखना है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है जिसमें मान लिया 10 कूलम का चार्ज अगर है रेस्ट में, अगर कोई मान लिया चार्ज बॉडी है जैसे Q बराबर अगर 10 कूलम है किसी बॉडी के पास चार्ज, अगर ये रेस्ट में है तो भी हमारा Q बराबर 10 कूलम होंगे। अगर ये बॉडी मोशन में आ जाता है तब भी हमारा Q बराबर जो है वो 10 कूलम ही होंगे। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन। तीसरा पॉइंट में आते हैं कि चार्ज इज द कन्फर्मेशन ऑफ मास। चार्ज इज द कन्फर्मेशन ऑफ मास। देखिए जिसके पास चार्ज होता है उसके पास मास जरूर होता है, ये कन्फर्मेशन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास मास हो तो चार्ज होगा ही। एग्जाम्पल में आपका साफ तौर पर है कि प्रोटॉन अगर है तो प्रोटॉन के पास चार्ज है, तो चार्ज है तो मास भी रहेंगे। लेकिन अगर न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन के पास क्या है कि मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। तो यहीं से एक पॉइंट निकला था कि चार्ज इज द कन्फर्मेशन ऑफ मास। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। चौथा पॉइंट में आइए, एक है मिरर्स इमेज ऑफ चार्ज। तो चौथा में आइए, चौथा में लिखते हैं कि मिरर्स इमेज ऑफ चार्ज। मिरर्स इमेज ऑफ चार्ज, इसमें क्या है कि आप ये समझिए इसको कि मिरर्स इमेज क्या है कि एक लार्ज कंडक्टिंग स्लैब है, मान लें एक लार्ज कंडक्टिंग स्लैब रखे। बहुत डिस्कशन होंगे प्रॉब्लम पर, पहला वीडियो में हम नहीं चाहते हैं कि एकदम शुरू से ही हार्ड कर दिया जाए। धीरे धीरे जीरो से हम टॉप तक जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे समझने का कोशिश करें और उम्मीद करेंगे कि आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्वालिटी भी बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी मान लिया हम सबको लेकर चल रहे हैं। तो मिरर्स इमेज ऑफ चार्ज में क्या है कि एक लार्ज कंडक्टिंग स्लैब मान लिया रखे हुए हैं कि लार्ज कंडक्टिंग स्लैब है, और एक चार्ज हमारा यहाँ से x डिस्टेंस पर प्लस Q रखा हुआ है। अब देखिए आईटी का क्वेश्चन ही था कि सीधा सेटर पूछा था कि ये प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस x फ्रॉम ए लार्ज कंडक्टिंग स्लैब, फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। अब देखिए एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम तो हर बच्चा जानता था, पढ़िएगा आप भी, कि U बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R होता है। अब यहाँ पर यदि इस फॉर्मूला को हम लगाना चाहेंगे तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, चार्ज तो एक ही है, लेकिन आप इस प्रॉपर्टीज को अगर याद रखते हैं तो लार्ज कंडक्टिंग स्लैब जो होता है वो जस्ट लाइक बिहेव्स लाइक ए प्लेन मिरर होता है। तो यहाँ पर अगर कोई प्लस Q चार्ज दिया हुआ है तो अपने आप एक इंडक्शन ऑफ चार्ज होंगे और उतना ही डिस्टेंस पर पीछे की ओर होगा। देखिए एक इधर है और यहाँ पर -Q हो जाएंगे। तो बच्चों इन मिरर इमेज ऑफ चार्ज क्या है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई लार्ज कंडक्टिंग स्लैब है उसके सामने अगर कोई चार्ज रखा हुआ है एक डिस्टेंस पर, अगर प्लस Q रखा है तो उसका इमेज एक बनेगा और इमेज बनेगा सेम डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, क्योंकि हम कह चुके हैं कि दिस इट बिहेव्स लाइक ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आप जानते हैं कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना पीछे ही इमेज बनता है। नेचर हमारा चेंज है, उधर अगर प्लस Q है तो यहाँ -Q है। अब हमारे पास इस प्रॉब्लम को बनाने का जगह आ गया कि अब इसमें हमारा क्या है, Q1 के जगह पर प्लस Q लेंगे, Q2 की जगह पर -Q लेंगे और R के जगह पर 2x लेंगे। तो एक हमारा था मिरर इमेज ऑफ चार्ज। अगला पॉइंट में आइए, मतलब पांचवा पॉइंट हमारा है इंडक्शन ऑफ चार्ज। मतलब फिफ्थ पॉइंट में है इंडक्शन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपेसिटर में इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, कैपेसिटर चैप्टर में इसका प्रूफ दिया जाएगा और ये कैपेसिटर चैप्टर में प्रूफ होगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, वहाँ डिफरेंट फॉर्मे आएंगे। गॉस थ्योरम का डिफरेंट फॉर्मेट होगा, उसी को एक्सप्लेन के करने के क्रम में ये हमारा इंडक्शन ऑफ चार्ज आएगा। और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 2018 में जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो समझना है कि जब भी कोई बड़ा बॉडी है, मान लिया कि एक बॉडी है, इस पर मान लिया सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने अगर कोई न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं तो अपने आप इस पर माइनस आएगा। एक बात हुई। दूसरा बात है कि बड़ा सा बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने एक छोटा बॉडी लाते हैं जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है,
लेकिन इसका चार्ज जो है ना मच मच ग्रेटर ऑफ डिस्चार्ज है। मान लिया कि इस पर क्यू होता, इस पर क्यू होता, अब क्यू जो है मच मच ग्रेटर देन क्यू है, तो इसके नजदीक जैसे ही लाएंगे तो इसके सरफेस पर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, इसके सरफेस पर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, जबकि वो पॉजिटिवली चार्ज था, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यही हमारा है इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो बच्चों एक बार फिर से, इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है कि एक बॉडी आप लेते हैं, चार्ज बॉडी, अगर न्यूट्रल को सामने उसका लाते हैं तो अपने आप उस पर चार्ज इंड्यूस होगा। ये है इंडक्शन ऑफ चार्ज, अपोजिट नेचर का होता है। क्यों होता है वो हम बताएंगे। एक दूसरा हमने एग्जांपल लिया है कि एक हमारा बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन हमारा जो बड़े बॉडी पर चार्ज है वो मच मच ग्रेटर देन द स्मॉलर बॉडी चार्ज ऑन द स्मॉलर बॉडी है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि अगर इसके सामने इसको लाते हैं तो इसके सरफेस पर अपने आप नेगेटिव आ जाएंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो पीछे मैंने पूछा था कि दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो पहले तो बोलिए कि रिपल्सन होगा, लेकिन अगर कोई पूछता है कि मस्ट भी होगा कि मे भी होगा, तो आपको वहां से हटना है, मे भी कह देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्शन ऑफ चार्ज में ये भी होता है। और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम कैपेसिटर में भी करते हैं, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम कैपेसिटर में भी करते हैं कि जैसे कैपेसिटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक हमारा ये प्लेट लेते हैं, मेटालिक प्लेट होता है जिस पर मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, एक दूसरा प्लेट जो कि अनचार्ज था जिस पर कोई चार्ज नहीं था, तो इसको हम यहाँ लाते हैं, इसके नजदीक लाते हैं, यानी इसके फील्ड में लाते हैं। तो यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है और इधर जितना नेगेटिव होता है उतने पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। तो ये इंडक्शन ऑफ चार्ज है। ये अलग बात है कि कैपेसिटर जब बनाना होता है तो हम इसको अर्थिंग कर देते हैं, और जब अर्थिंग कर देंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस क्यू केवल रह जाएगा, और अब जो सिस्टम बन जाएगा ना वही कैपेसिटर होगा। तो ये सब सारा बातें हम वहाँ समझेंगे। तो इंडक्शन ऑफ चार्ज में जो कि हमारा 5वां पॉइंट चल रहा था, इसमें हम कम से कम इतना समझे कि अगर किसी के सामने के बॉडी पर हम लाते हैं, किसी बॉडी को हम किसी दूसरे बॉडी के सामने लाते हैं तो चार्ज का इंडक्शन होता है। अब है कितना इंड्यूस्ड होता है, तो इसमें लिखते हैं द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय क्यू इंड्यूस्ड बराबर हो जाएगा माइनस क्यू 1-1/k। देखिए ये फार्मूला हम अभी डायरेक्ट लिखे हैं, लेकिन इसका प्रूफ आपको दिया जाएगा जो कि कैपेसिटर चैप्टर में होगा। तो के जो है, के जो हमारा है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका बहुत सारे नाम भी हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहलाता है। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो होता है, अगर आप एयर में हैं तो इसका मान 1 होता है, अगर आप वाटर में हैं तो इसका मान 81 होता है, अगर आप मेटल में हैं तो मेटल के लिए इसका मान इन्फिनिटी होता है। तो ये सब कुछ डाटा याद रखना है। अब देखिए अगर मान लिया कि एक मेटालिक सरफेस है, दूसरा फिर मेटालिक सरफेस है, तो फॉर ए मेटालिक सरफेस यहाँ लिख ही देते हैं कि फॉर ए मेटालिक सरफेस क्या होगा कि क्यू इंड्यूस्ड बराबर जो होंगे वो हमारा सीधे माइनस क्यू हो जाएगा। क्यों माइनस क्यू हो जाएगा? क्योंकि मेटल के लिए के का मान कितना है, इन्फिनिटी है। अब 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएंगे, इसलिए क्यू इंड्यूस्ड होगा माइनस क्यू हो जाएंगे। तो अब तो समझ में आया होगा कि दो प्लेट जो मैंने कैपेसिटर में लिया था, मेटल का लिया था, अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर अपने आप जो होंगे वो माइनस क्यू होंगे अर्थिंग करने के बाद। तो ये है इंडक्शन ऑफ चार्ज, और यही फार्मूला जो है ना जेईई मेन में डायरेक्ट पूछ दिया गया था, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा हुआ था, और बोर्ड में भी आते रहता है, इसलिए बच्चों इसको याद रखना है। तो इतना भी पहला वीडियो जिसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन में इतना हमको याद रखना है। आइए छठा में चले। ये तो था इंडक्शन ऑफ चार्ज। छठा में आइए ट्रांसफर ऑफ चार्ज है। 6 नंबर पॉइंट में है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब ट्रांसफर ऑफ चार्ज में क्या है कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से अगर हम टच कराते हैं या वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, और ये चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, किस मोड में होता है, ये हम समझाने जा रहे हैं। देखिए दो बॉडी हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी हमारा ए है। अब ये बॉडी नंबर फर्स्ट है, इस सेकंड है, इसके पर अपना चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज मान लिया Q2 है। दोनों अलग अलग था, तो जब तक दोनों अलग अलग था तो सबके पास अपना अपना चार्ज थे, लेकिन हमने क्या किया, या तो इसको टच करें या कनेक्ट विथ वायर करें।
मान लिया एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, अब चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर होता है। लिख भी देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक बात याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, उल्टा उसका होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये सब आपको सेल में देखे होंगे कि जैसे मान लिया एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लिया कोई सेल है, सपोज कीजिए ये सेल है। अब इसमें एक रजिस्टर ऐसे है, ये हमारा V प्लस है, ये हमारा V माइनस है। अब V प्लस जो है ग्रेटर देन V माइनस है, जिसको हम लोग EMF कहते हैं। अब इसमें करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकालना है तो इधर से निकालना है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, इसको ना लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर आ रहा है, और तब करंट हमारा जो है ना वो इधर जाएगा। अगर इससे चार्ज निकालना होता, जैसे मान लिया कि ये हमारा कैपेसिटर, मतलब एक हमारा सेल है, इधर एक कंडेंसर लगा हुआ होता या कैपेसिटर लगा हुआ होता, तो प्लस क्यू यदि निकालना होता तो इधर से निकालते, क्योंकि ये V प्लस है, V माइनस है, EMF है, कंडीशन यही है। तो पॉजिटिव चार्ज जब भी निकालना होता है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को ट्रेवलिंग कराने के लिए, और नेगेटिव चार्ज जब भी निकालना होता है तो लोअर से हायर की ओर। अब यहाँ पर आइए फिर से एक बार कि चार्ज का जो ट्रांसफर है वो कैसे होंगे। तो या तो टच कराएंगे हम दोनों को, मतलब टच टू ईच अदर, या तो हम वायर से कनेक्ट करेंगे। देखिए दो बात है, या तो टच टू ईच अदर कीजिए, दोनों को आपस में सटा दीजिए, फिर हटा भी दीजिएगा, तभी चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज का ट्रांसफर उसमें तक होते रहेंगे जब तक कि पोटेंशियल दोनों का बराबर नहीं हो जाता है। तो फाइनली आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच बॉडी, ये हमको जरूरत है। तो आफ्टर टचिंग और connecting with a wire, the charge on each body is given by Q बराबर जो हो जाएगा वो Q1 प्लस Q2/2 होंगे। देखिए हमारा जो लिया गया है वो अरिथमेटिक मीन ही है। तो चार्ज का ट्रांसफर जो होता है ना वो हमारा हायर से लोअर की ओर होता है पॉजिटिव चार्ज में, लेकिन चार्ज के ट्रांसफर के बाद जो इंडिविजुअल बॉडी पर चार्ज बच जाते हैं, अगर वो पूछ दिया गया आपको तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। अब चार्ज का हम ये फार्मूला क्यों लिए हैं, इस सब बहुत डिस्कशन होंगे कैपेसिटर जाते जाते। खाली हमारे वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए, यूट्यूब चैनल पर कनेक्टेड रहिए। तो इसमें हमारा क्या है कि चार्ज का डिपोजिशन जब भी किसी सिस्टम में होता है तो इंस्टॉलमेंट में होता है, और चार्ज जब कहीं भी इंस्टॉलमेंट में जाएगा तो उसका एवरेज वैल्यू लेंगे, इसलिए मैंने इसका एवरेज वैल्यू लिया है। तो ये सब बातें सब हम पढ़ेंगे छठा पॉइंट में। सातवां पॉइंट में आइए, सातवां पॉइंट हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सातवां पॉइंट में हम ले रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में समझने के लिए सीधे दो एग्जांपल देते हैं कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझना है। तो एक एग्जांपल हमारा है एनिहिलेशन प्रोसेस। देखिए एक हम ले रहे हैं एनिहिलेशन प्रोसेस, और दूसरा ले रहे हैं पेयर प्रोडक्शन। एक और एग्जांपल दे रहे हैं थर्ड में, समझाएंगे कि एनिहिलेशन प्रोसेस क्या है, पेयर प्रोडक्शन क्या है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए डायरेक्ट कोई स्टेप ऐसे नहीं कि इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये सब बातें नहीं होती है, ये सब एनर्जी के लिए। यहाँ पर भूलकर भी मत बोलिएगा। तो एनिहिलेशन प्रोसेस, अब यहाँ से देखिए यूरेनियम है 238 है और ये 92 है। अगर यहाँ से आगे बढ़े तो ये डिसइंटीग्रेट होगा थोरियम 234 में आप प्लस हीलियम 24 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है
कि इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92 था, इधर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 90 + 2 यानी 92 हो गया। दैट मीन्स कि चार्ज रिमेन कंजर्व। अब एनिलेशन प्रोसेस का पेयर प्रोडक्शन क्या है? तो एनिलेशन प्रोसेस में क्या है कि जैसे एक मेटालिक ट्यूब लीजिए, इस मेटालिक ट्यूब के अंदर से, देखिए यहाँ से अंदर से लाइट अगर पास कराते हैं, देखिए सब बच्चों सबसे पहले हम समझा रहे हैं कि एनिलेशन प्रोसेस क्या है। तो एक मेटालिक ट्यूब लिए हैं और इसमें लाइट को, हाईली एनर्जेटिक लाइट है जिसको हम पास करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन जिसका स्पेसिफिक चार्ज -1 है और पॉजिट्रॉन जिसका स्पेसिफिक चार्ज +1 है, ये दोनों एक साथ प्रोड्यूस होंगे, और अगर एक साथ प्रोड्यूस हो गए तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। फिर से एक बार एनिलेशन प्रोसेस को समझिए कि when light passes through a metallic tube, yeah, inside the metallic tube, then electron and positron both are produced simultaneously, and this is the confirmation of conservation of charge. तो ये हमारा है इनहेलेशन प्रोसेस के लिए, इनहेलेशन प्रोसेस के लिए बातें की गई है। और आप इसको समझ रहे हैं कि ये -1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये +1 है, इसका मतलब पॉजिट्रॉन है। तो ये जो बातें हैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और नेट चार्ज 0 हो गया। ये हमारा था रिलेशन प्रोसेस। अगर पेयर प्रोडक्शन को समझना चाहते हैं तो फिर ट्यूब हम वही लेते हैं और इस ट्यूब पर अब की बार सीधे सरफेस पर ही लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। अगर सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ भी क्या है ना कि एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक पॉजिट्रॉन बनेगा, और ये नेट चार्ज अभी भी 0 है। तो ये जो फोटो है वो हमारा पेयर प्रोडक्शन का है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जो है वो कम से कम इतना जानकारी हमको होना चाहिए। ये हमारा 7वां पॉइंट था। चलिए 8वां पॉइंट लगभग लास्ट पॉइंट है। तो 8वां पॉइंट में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है इन द सिमिलर फैशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, और 3 तरह से होते हैं। एक हो गया लेंथ वाइज, एक है एरिया वाइज, और एक हमारा है वॉल्यूम वाइज। लेंथ वाइज जो होता है उसके लिए लीनियर डेंसिटी होता है। लीनियर डेंसिटी जो कि चार्ज बटा लेंथ कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम बनाने में भी काम देता है। एरिया वाइज जो हो गया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हो गया, जो कि सिग्मा बराबर Q बटा A होते हैं। और हमारा एक वॉल्यूमिक डेंसिटी ऑफ चार्ज हो गया जो कि रो कहते हैं, और ये Q बटा V होता है। डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा, जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हमारा रड और रिंग है, जैसे देखिए रड है या रिंग है, तो उसमें हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अगर मान लिया हमारा हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है या हमारा डिस्क है, तो इसमें हमको एरिया वाइज हो जाएंगे। और अगर सॉलिड सिलेंडर है, मतलब सॉलिड सिलेंडर है या हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा ना वो वॉल्यूम वाइज हो जाएंगे। तो एक बार फिर से बच्चों कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो है हमारा 8 पॉइंट था। एक और था सुप्रीम पोजीशन ऑफ चार्ज, लेकिन उसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ में लेंगे। तो कम से कम चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज में अगर इतनी बातें हम जानते हैं तो पहले इसमें होमवर्क यही है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट भी कीजिए, और थ्योरेटिकली अगर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो कुछ जो है ना किताब का पढ़ लेना, वीडियो देखने के बाद आप किताब को पढ़िए और एक थीम को समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने केवल चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज रखा है। अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें कूलम्ब्स लॉ होंगे और उससे पूरा रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, एप्लीकेशन, रेस्ट्रिक्शन, सारे चीज समझाए जाएंगे, जो कि मेन वीडियो होगा टू स्टार्ट क्लास 12। थैंक्स।